पैलेस्टाइन के सपोर्ट में एक पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया था मीरा रोड में, उसको संबोधित किया। हाल ही में इंडिया ने सीज फायर की जो मांग रखी गई थी उसका समर्थन किया है, क्या मैसेज देंगे सर? मेरे ख्याल से इंडिया ने बहुत अच्छा किया है कि सीज फायर का अपने इन्होंने समर्थन किया है, क्योंकि सीज फायर का समर्थन तो हमेशा होना चाहिए। सीज फायर के बाद ही फिर जो समाधान की बातें चर्चा आपस में हो सकती है। और दूसरा, अभी जो युद्ध चल रहा है उससे दोनों साइड में ख़ास तौर से गाज़ा के लोगों को, पैलेस्टीनियंस को बहुत नुकसान हो रहा है, बच्चों को बहुत तकलीफ कर रही है। और सीज़ फायर के साथ साथ ये भी रिजोल्यूशन होना चाहिए कि इनको पूरी मानवीय सहायता देने के लिए भारत कटिबद्ध है दूसरे देशों के साथ। सर, पैलेस्टीन की हिस्ट्री को लेकर बहुत सारे लोग को ज्ञान नहीं है, मतलब उनको क्या लगता है कि जो अभी रिसेंट में इंसिडेंट हुआ वही था, पहले की हिस्ट्री के बारे में ज्ञान नहीं है, तो उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, उनको ये संदेश देंगे कि ये पैलेस्टीन में जो यहूदी हैं ये ऑक्यूपायर्स हैं, ये बाहर से आए हैं। और 1916 के बाद बेलफेयर डिक्लेरेशन के बाद ये इजराइल बनाने की बात हुई थी। पैलेस्टाइन तो पहले से था, इजराइल 1948 में बना। और उनकी जो जनसंख्या थी यहूदियों की, वो भी बाहर से आके people बसाए। और इनकी 30% जनसंख्या को 55% ज़मीन दी गई, ये बताना ज़रूरी है। और वो आज दो इजराइल को जो 55% ज़मीन दी गई उसको उन्होंने बढ़ा के 85% कर दिए। और दोनों तरफ से जो पैलेस्टीनियन के शुरू के लोग हैं उनको एक कॉर्नर में डाल दिया गया है। उनकी ज़िंदगी काफ़ी ख़राब है, तो उनको पूरे अपने मानव अधिकार मिलना चाहिए, उनको पूरा न्याय होना चाहिए। सादिक बादशाह जी, कल पैलेस्टाइन के समर्थन में एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी सीपीआईएम की तरफ से। डॉक्टर राम पुनियानी ने उसको संबोधन किया, डॉक्टर एसके रेगे ने संबोधन किया, क्या मैसेज है आपका? देखिए, लोगों को क्या लग रहा है कि 8 अक्टूबर से ये लड़ाई जो है, ये संघर्ष जो शुरू हुआ है, तो हमको लगा कि लोगों को किसी भी एक स्टैंड लेने से पहले पूरे मसले को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हमने एक हॉल मीटिंग रखा जिसमें हमने डिटेल में वक्ताओं ने बात करा कि ये असली मुद्दा क्या है, कि जंग जब किसी के बीच में होती है तो उसमें लोगों का एक स्टैंड लेना नॉर्मल बात है कि इसके साथ है या उसके साथ है। लेकिन जो सच्चाई ये है कि ये जंग नहीं है, ये जेनोसाइड है। और ये कोई 8 अक्टूबर से नहीं हुआ है कि हमास ने किडनैप किया उसके बाद से उन्होंने इसराइल ने अटैक किया, ऐसा नहीं है। 1980 से जो फर्स्ट इंतिफाडा, जो पैलेस्तीनी जनता का मुक्ति संघर्ष है, वो संघर्ष तब से चल रहा है। और रोज़ाना मतलब बड़े परमानेंट तौर पर जो है इजराइल ने पैलेस्तीन की जनता को जो है किडनैप करके एक ओपन प्रिजन बना के रखा हुआ है। तो ये वहाँ की सच्चाई है। तो किसी बाजू में खड़े रहने से पहले जो दमन करने वाला है वो कौन है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और पैलेस्तीन और इजराइल के संदर्भ में इजराइल जो है वो पैलेस्तीनी जनता का दमन कर रहा है, ये हकीकत है। ये समझाने के लिए हमने डिटेल में राम पुनियानी और रेगे को बुलाया था, उन्होंने अच्छे से समझाया भी। हाल ही में सीज फायर का समर्थन किया है भारत की गवर्नमेंट ने, उस पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये दुनिया जो है जनवाद, भारत में जनवाद है, लेकिन जो पहला सीज फायर हुआ, तो सीज फायर का रेजोल्यूशन आया था, उस रेजोल्यूशन में भारत ने एब्सटेंड किया था। उसको लेकर भारत की पूरे मतलब भारत में अलग अलग शहरों में उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। दुनिया भर में भी जो अलग अलग सरकारें हैं उनके खिलाफ वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अमन चाहते हैं। तो ये डेफिनेटली जो लोगों का प्रेशर पड़ता है उसका असर सरकारों को उसका संज्ञान लेना पड़ता है। और सीज फायर को मतलब मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज ने सीज फायर को समर्थन किया है, यूएस और कुछ देशों को छोड़कर। उसके बावजूद इजराइल अपना जो लड़ाई है, एक तरफा जो जेनोसाइड है, वो चालू रखा हुआ है। और इसलिए हमको भी लगा कि ऐसा नहीं है कि आज हमने प्रोटेस्ट कर दिया तो हम अपना छोड़ देंगे। हम रोजाना आज भी देख रहे हैं, कुछ दिन पहले भी किया था प्रोटेस्ट। यस, हम रोजाना देख रहे हैं कि आज भी जो है, आज हम जब बात कर रहे हैं इस वक्त 20,000 से ज्यादा लोग जो है, खासतौर पर महिलाएं, बच्चे वहां पर मारे जा चुके हैं। और एक मेडिकल एड या ह्यूमैनिटेरियन एड भी जो है इजराइल वहाँ पे पहुँचाने को रोक रहा है। तो हमको जब ये दिखेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आगे भी इस तरीके का जब भी लगेगा कि पैलेस्टीन के हक में खड़े होना है, हम खड़े रहेंगे। जो संघर्ष 1980 से पैलेस्टीन जनता कर रही है, वो संघर्ष के अंदर हम अपनी हिस्सेदारी करना चाहते हैं। और वो हम अपने तरीके से यहाँ पर मीरा भाईंदर के अंदर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कई सारे संगठन मिलकर कर रहे हैं। एक चीज़ ज़रूर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि कल जो पैलेस्तीन में जिनकी भी जान गई है, मासूम बच्चे हो, बड़े हो गए, उनके लिए 2 मिनट की साइलेंस आप लोगों ने रखे थे। ये उसकी तस्वीर स्क्रीन पर चल रही है। डॉक्टर राम पुनियानी ये संबोधन करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ये डॉक्टर एसके रेगे हैं। तो कल मीरा रोड में पैलेस्तीन के समर्थन में
एक पब्लिक हॉल मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसे राम पुनियानी ने संबोधन किया, डॉक्टर एस.के. रेगे ने संबोधन किया, और ये पूरा ऑर्गेनाइज करने में सबसे बड़ा हाथ CPIM पार्टी का रहा। मीरा रोड की जनता को मैसेज यही है कि वो अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, हर प्रकार के शोषण के खिलाफ, चाहे किसी देश पर हो, किसी जनता पर हो, उसको खिलाफ में निर्विघ्न तरीके से, एकजुट तरीके से उसके खिलाफ में जमा होना, उसका प्रतिरोध करना और सच के साथ हमेशा खड़े रहने का हिम्मत दिखाने की कोशिश करना, यही हमारा संदेश है। पैलेस्टाइन के सपोर्ट में हाल ही में सीज फायर की मांग को इंडिया ने समर्थन किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने, उस पर क्या राय है? हमारा राय एकदम क्लियर है कि भारत अपने पुराने स्टैंड पर वापस आया। ये बात पर हमें काफ़ी खुशी है कि सरकार ने सीज फायर के मुद्दे को, जो बहुत पहले से मांग चल रही थी, उसको सपोर्ट किया है। हम भारतीय सरकार के बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि किसी प्रकार से वो आगे भी कमज़ोर देशों के साथ में खड़े रहे। पिछले 3 महीने से जो भयंकर अत्याचार फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ हो रहा है, उसके बारे में दुनिया भर में तो बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। मैं आपको बताऊँ, अमेरिका में, यूरोप में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, और ख़ास तौर से उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो प्रोटेस्ट प्रदर्शन हुए हैं इजराइल की नीतियों के खिलाफ, अमेरिका की नीतियों के खिलाफ, उसमें बहुत सारे यहूदियों ने, ज्यूज़ ने उसमें भाग लिया। तो पहली बात हम ये क्लियर कर दें कि इजराइल की जो नीतियाँ हैं वो सभी यहूदी उसका समर्थन नहीं करते। और यहाँ फिर आप कन्फ्यूजन में मत जाइए, यहूदी यानी अपने यादव हैं ऐसा मत करके मत जाइए। यहूदी एक अलग धर्म है, निश्चित रूप से एक अलग धर्म है, क्योंकि यहाँ के जो लोग उनको बहुत समर्थन करना चाहते हैं, एक चैनल है उसमें बोले यहूदी तो अपने यादव ही हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा समर्थन करो। एक बहुत शर्म की बात है हमारे लिए इस प्रकार की बात करना। अब यहाँ तक जो मेरे ख्याल से दुनिया में आज तक जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, उन लड़ाइयों में ये एक है जिसमें खास तौर से बच्चे ज़्यादा संख्या में मारे गए हैं। ये बहुत एक पीड़ा की बात है कि जिस प्रकार से इजराइल हमले कर रहा है उसमें बच्चों की संख्या मरने वालों में बहुत ज़्यादा है। दूसरा, उनको जो रिलीफ मिलना चाहिए, जो सहायता मिलना चाहिए, वो बिल्कुल उचित सहायता नहीं है। आज हम अपने आप को एक सभ्य दुनिया कहते हैं, पर इतने 10,000 के करीब बच्चे मारे गए, 15,000 से ऊपर लोग लड़ाई में मारे गए, और कितने लोग वहाँ तकलीफ में जी रहे होंगे, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो थोड़ा हम समझ लें कि पहले अभी तक सुर्खियों में एक लड़ाई थी रशिया और यूक्रेन की। आपको याद है, रशिया और यूक्रेन का भी काफ़ी दिन से चला और उसका भी कोई अंत नहीं रहा। और उसमें भी एक कारण था कि अमेरिकन साम्राज्यवाद नाटो की सीमाओं को रशिया की तरफ बढ़ा रहा था। तो अमेरिका का रोल आप देखिए कहाँ आता है। अमेरिका और उसके जो साथी हैं उसमें फ्रांस, ब्रिटेन, ये मुख्य रूप से आते हैं। अब उसके बाद जब 6 अक्टूबर को हमास ने पहली बार हमला किया, और ये हमला उसने किया ज़मीनी रास्ते से, पानी के रास्ते से, हवा के रास्ते से। तो पहला मेरे मन में सवाल ये आया कि इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को तो बहुत मजबूत माना जाता है, इजराइल को तो जासूसी में बहुत ऊंचे नंबर मिलते हैं, तो ये कैसे हो गया कि अचानक 3 रास्ते से इजराइल पर हमला हुआ और उसमें करीब 1,000 लोग मारे गए। एक पहला सवाल बन गया। दूसरा, फिर ये बात आई कि इसी बहाने, इसका बहाना लेकर इजराइल ने चारों तरफ से लड़ाई छेड़ दी, और वो फिर हॉस्पिटल हो, रिफ्यूजी कैंप हो, जो पूरी तरह से गैर मानवीय चीज़ें हैं, उस पर इजराइल ने अपना काम हमला चालू कर दिया। और कॉमरेड प्रीति ने बताया कि अभी भारत ने ये युद्ध विराम, सीज फायर के लिए जो रिजोल्यूशन है उसमें समर्थन किया। और उससे बड़ी शर्त की बात यह है कि पहली बार जब प्रस्ताव आया तो भारत सरकार ने उससे एब्सटेन किया। अब ये हमारी समझ के बाहर है कि युद्ध विराम तो एक ऐसी चीज़ है जिसका समर्थन सभी ने करना चाहिए,
अमेरिका उसका विरोध कर रहा है, इसराइल उसका विरोध कर रहा है और भारत उससे एब्सटेन किया। वो भी एक हमारे लिए शर्म की बात रहेगी कि पहली बार इस प्रस्ताव को, युद्ध विराम के प्रस्ताव को भारत ने समर्थन नहीं किया। अब यहाँ तक इसके इतिहास के बारे में मेरे ख्याल से कॉमरेड रहेंगे और बताएंगे, पर थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ कि ये पैलेस्टाइन और यहूदियों का और जूस का, जूस का क्या प्रॉब्लम है। तो आप इस बात को मन से निकाल दीजिए कि इजराइल जो है वो सभी यहूदियों को प्रतिनिधित्व करता है, ये गलत है। इजराइल यहूदियों के उन तत्वों के कारण बना है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जायनिस्ट, जायनवादी। जायनवादी को हम कैसे समझें? जैसे एक तरफ है हिंदू धर्म, दूसरी तरफ है हिंदुत्व, एक तरफ है यहूदी धर्म, दूसरी तरफ है जायनिज्म। अच्छा, मेरा पॉइंट क्लियर हो गया कि धर्म एक अलग चीज़ है और धर्म के नाम की राजनीति अलग चीज़ है। तो जायनवाद जो है ये नाम वहाँ के जेरूसलम के पहाड़ से आया, जायन के नाम से, जायनिस्ट उसको बोलते हैं। और कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जायनिस्ट यानी सभी यहूदी लोग, और आज तक इजराइल के बनने की प्रक्रिया में सभी यहूदियों ने साथ नहीं दिया। ये एक तबका था और उसके बारे में कारण बताना चाहूँगा। शुरुआत से अगर शुरुआत करें तो महात्मा गांधी एक जगह लिखते हैं कि क्रिश्चियंस के बीच में यहूदियों को वैसा ही ट्रीट किया गया जैसे यहाँ हिंदू धर्म में दलितों को ट्रीट किया गया। ये गांधी जी का लिखना है। यानी जैसे आपको पता होगा यहूदियों के खिलाफ एक भावना थी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एंटी सेमिटिज्म। एंटी सेमिटिज्म का क्या मतलब है कि ये जो यहूदी हैं उनके खिलाफ एक भावना, क्यों? दो कारण से। एक तो ईसा मसीह खुद यहूदी है, वो यहूदी परिवार में जन्मे, और ईसा मसीह को मारा गया जिन कारणों से, उसके कारण कई लोग यहूदियों के खिलाफ नफरत करते हैं। एक दूसरा, कई देशों में इन्होंने जो व्यापार में सफलता प्राप्त की उसके कारण, ईर्ष्या के कारण, एनवी के कारण, जेलसी के कारण भी इनको नफरत करते हैं। तो बहुत सारे यूरोपीय देशों ने अपने देशों से यहूदियों को निकाल दिया, और ये जो यहूदी निकाले गए ये आकर दूसरे देशों में बस गए और जगह जगह बिखरे हुए थे। अब 1897 में एक लेखक था, उसने जूइश स्टेट की कल्पना की, एक मीटिंग बुलाई ज़ायनिस्ट लोगों की, और इस मीटिंग में उसने नारा ये दिया कि हम यहूदी एक राष्ट्र है, एक नेशन है, वी आर ए नेशन, और पैलेस्टाइन जो है वो एक ज़मीन है जहाँ कोई नेशन नहीं है। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा है। ये ज़ायनिस्ट लोग जमा होकर अपने आप को नेशन डिक्लेयर करते हैं और एक एग्रेसिवली, आक्रामकता से पैलेस्टाइन में जो लोग रहते हैं, अरब, मुसलमान, पैलेस्टाइन में केवल मुसलमान नहीं, पैलेस्टाइन में उस समय 90% मुसलमान, करीब 10% क्रिश्चियन और कुछ यहूदी भी थे। तो इन्होंने वो नारा दिया कि ये हमारे पुराने धर्म ग्रंथों के अनुसार हम पैलेस्टाइन के चुने हुए लोग हैं। तो पैलेस्टाइन तो आपको समझ गया होगा कौन सा एक ज़मीन की बड़ी पट्टी है, और उस ज़मीन की बड़ी पट्टी पर इन लोगों ने जूइश फंड, जो यहूदियों के बीच में ज़ायनिस्ट थे, ऊंचे तबके के लोग थे, उन्होंने पैसा जमा किया। इनमें से कई लोग बहुत पैसे वाले थे, पैसे जमा किया और यहूदियों को कहा, कई यहूदियों को कहा कि आप जहाँ भी हैं आप पैलेस्टीन में आके बस जाइए, आपको ज़मीन खरीदने के लिए हम पैसा देंगे, आपको बसने के लिए हम पैसा देंगे। और जब वहाँ वो बसेंगे, आने लग गए जब यहूदी लोग, धीरे धीरे यहूदी लोग आने लगे, तो उन पर 2 कंडीशन लगा दिया उन्होंने। कंडीशन क्या लगाया कि आप जो यहाँ आ रहे हैं, आपको जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं, आप वापस ये किसी फिलिस्तीनी को, अरब को बेच नहीं सकते। समझ गए कितना एक खतरनाक रेजोल्यूशन था। दूसरा, ये ज़मीन, ये घर आप किसी फिलिस्तीनी को किराए पे भी नहीं दे सकते। तो ऐसे होते होते फिलिस्तीन में यहूदियों की संख्या बढ़ने लग गई
और 1916 में उस समय पहले जो फिलिस्तीन था ये ओटोमन अम्पायर का भाग था, ओटोमन एम्पायर का उस पर राज्य था। और प्रथम युद्ध के बाद इसको अंग्रेजी में कहते हैं ये ब्रिटिश मैंडेट में आ गया, यानी इंग्लैंड का उस पर प्रभुत्व हो गया। तो 1916 में एक बेलफोर डिक्लेरेशन आया। बेलफोर डिक्लेरेशन क्या था कि पैलेस्टीन के अंदर यहूदी राष्ट्र बनना चाहिए। अभी तक किसका राष्ट्र है? फिलिस्तीनियों का। कोई यहूदी का राष्ट्र नहीं है। ये यानी जानबूझकर एक योजना के तहत एक पुरानी किताब का हवाला देकर, धर्म ग्रंथ का हवाला देकर ये लोग वहाँ आके बसते हैं, धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और जब बेलफोर डिक्लेरेशन आया उसमें उन्होंने यहूदी राज्य बनाने की मांग की। और एक बहुत बड़े लेखक हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, शायद आर्थर कोस्लर। आर्थर कोस्लर कहते हैं कि दुनिया के जितने एक नफरत वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, दुनिया में जितने भी नफरत वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें बेलफोर डॉक्यूमेंट एक है। खैर ये चला। 1948 के आने के बाद जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड ने ये डिसाइड किया और यूनाइटेड नेशन से उसने ये रेजोल्यूशन पास कराया कि पैलेस्टाइन के अंदर यहूदी राज्य बनेगा। और उस रेजोल्यूशन के अंदर जब तक ये रेजोल्यूशन आया तब तक पैलेस्टाइन की 30% ज़मीन पर यहूदियों का कब्जा हो गया था। अब इस बात को ख्याल से 30% ज़मीन पर कब्जा हो गया था। पर इन्होंने जब प्रस्ताव लाया तो उसकी 55% ज़मीन इन्होंने इजराइल को दे दी। बात कहाँ से एक अन्याय चालू हुआ? बाहर से लोग आके बसते हैं और खुद का राज्य बनाने की बात करते हैं। खुद का राज्य बनाने के साथ साथ वो इसके बाद में जब 1948 में बनता है तो उनको उनकी जनसंख्या के प्रपोर्शन से बहुत ज़्यादा ज़मीन अलॉट कर दी जाती है। तो पैलेस्टीन के लोग, फिलिस्तीनी लोग, ज़्यादातर मुसलमान, थोड़े क्रिश्चियंस और बहुत कम यहूदी ये सिकुड़ते गए। इसके बाद 2 और युद्ध हुए जिसके कारण इजराइल ने अपना राज्य का विस्तार किया और जो 55% ज़मीन थी उसको बढ़ाकर वो 85 से 90% तक ले आए। और जो वहाँ के यहूदी, यहाँ के जो फिलिस्तीनी थे, उनके पास एक गाज़ा पट्टी और एक वेस्ट बैंक, ये जो उनके पास है, ज़्यादातर ज़मीन पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। अब ये कब्जे के पीछे अमेरिका हमेशा खड़ा रहा, ब्रिटेन हमेशा खड़ा रहा। क्यों? ये थोड़ी सोचने वाली बात है। पहली बात तो ये है कि ब्रिटेन और अमेरिका, पहले ब्रिटेन और अमेरिका था, बाद में हो गया अमेरिका और ब्रिटेन, समीकरण बदल गया, अमेरिका और ब्रिटेन। इनका एक सोच तो था कि इस क्षेत्र में तेल है। तेल में मैं खास तौर से इसलिए लाना चाहता हूँ कि एक और प्रकार का आतंकवाद दुनिया में आया जिसके कारण आज भी हमको काफ़ी इस्लामोफोबिया बढ़ा और उसके पीछे भी तेल की राजनीति थी। और तेल की राजनीति के पीछे ये अमेरिका और ब्रिटेन की ये राजनीति थी जिसके चलते उन्होंने यहूदी राज्य को मान्यता दी, पूरी मदद दी। और इस पूरी मदद के साथ साथ उन्होंने जो भी बाद में यूनाइटेड नेशंस, अब याद रखिए यूनाइटेड नेशंस आजकल तो उसका कोई ज़्यादा सुनता नहीं है, उस समय यूनाइटेड नेशंस एक मजबूत संस्था थी। तो यूनाइटेड नेशंस ने जितने भी रेजोल्यूशन पास किए, अभी भी 2 देख लिए, सीज फायर का रेजोल्यूशन आया, इजराइल ने माना नहीं। और इजराइल के साथ कौन खड़ा है? अमेरिका। इसी बीच पहले भी यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सारे प्रस्ताव इजराइल के खिलाफ पास किए, इजराइल के खिलाफ रेजोल्यूशन आए और उनको भी इजराइल ने मानने से मना कर दिया। तो एक अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता जो है, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से यहूदियों ने यहूदीवाद ने अपने आप को पूरी तौर से दूर रखा। और पिछले कुछ सालों से गाज़ा के जो लोग हैं, गाज़ा पर मैं आऊँगा, गाज़ा के लोग एक खुली हुई जेल के रूप में रह रहे हैं। चारों तरफ से उन पर इजराइल का कब्जा है, तो उनको अपना जीना भी एक जेल तो है, जितने भी लाखों लोग वहाँ हैं उनको एक बहुत खराब हालत में जीना पड़ रहा है। साथ ही साथ वेस्ट बैंक में भी उन्होंने
काफ़ी कब्जा जमाने की कोशिश की। तब इसके पीछे की राजनीति है, एक तरफ से ये लगता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब जर्मनी में नाजी फाशीवाद बहुत चरम पे था, तो जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम कराया, गैस चैम्बर में डाला, तो कई लोगों को यहूदियों से सहानुभूति हो गई। पर ये वो बात नहीं थी जो इजराइल के बनने में थी। इजराइल के बनने की प्रक्रिया, यहूदियों को जो सहानुभूति मिली हिटलर के आक्रमण के कारण, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। आम यहूदियों ने कभी भी इजराइल के बनने की मांग नहीं की, केवल उस जायनवादी जो थे उन्होंने इसके बनने की मांग की। और इसके पीछे फिर जायनवादी के पीछे अमेरिका, ब्रिटेन और तेल के कुओं की राजनीति। अभी एक तरफ तो वेस्ट एशिया, ईरान, इराक और पूरे सब एरियाज का तेल, उधर अमेरिका को लगा कि हमारा एक चौकीदार वहाँ होना चाहिए। इसके रूप में उन्होंने इजराइल की पूरी मदद की और इजराइल जो भी अत्याचार वहाँ करता था उसके साथ वो खड़े रहे। एक दूसरा देखिए, अभी पिछले एक हफ्ते से खबर आई है, पता नहीं आपने नोट किया होगा कि नहीं, गाजा में ट्रिलियंस के अमाउंट का गैस, तेल का गैस वहाँ है। इसलिए ये अभी गाजा पर आक्रमण को लगातार तेज करते जा रहे हैं। और इसी तेल के कुओं के कारण जैसे भारत गुलाम बना, ब्रिटेन ने भारत को कितना लूटा आपको पता होगा, थोड़ा मैं अंदाज देता हूँ। अभी सबसे हम खराब राजा भारत का किसको मानते हैं? हिंदू विरोधी राजा के रूप में किसके नाम पे राजनीति? औरंगजेब को मानते हैं। तो मैं एक आपको बताता हूँ, औरंगजेब जब यहाँ राज कर रहा था तो भारत का कंट्रीब्यूशन टोटल प्रोडक्शन में, जीडीपी में 24% था, दुनिया में 24% था। और जब ब्रिटिश यहाँ से छोड़कर गए तो हो गए 4%। ब्रिटेन ने क्या किया? हमारी संपत्ति लूट कर ले गए। और हमारे प्रधानमंत्री तो बोलते हैं भारत 1000 साल से गुलाम था। हमारी गुलामी कब चालू हुई? हमारी गुलामी कोई मुसलमान राजाओं के साथ चालू नहीं हुआ, गुलामी चालू हुई अंग्रेजों के आने के बाद। कौन से वो शासक थे जो हमारी संपत्ति को लूट के गए? ब्रिटिश। इसके पहले के जो शासक थे वो तो यहाँ के लोगों से मिलजुल कर राज करते थे। अकबर के साथ मानसिंह भी थे, राजा डोरनमल भी था, औरंगजेब के साथ राजा रघुनाथ भी थे, राजा जसवंत भी थे। कोई धर्म के नाम पे तो पहले राज नहीं था। और अभी उसको एक गलत तरीके से जो बताने की प्रक्रिया है, तो मैं बता रहा था ब्रिटेन ने भारत का कितना शोषण किया। साम्राज्यवाद, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ जो हम बात करते हैं, तो उस समय जैसे शहीद आजम भगत सिंह का एक मुख्य ये भी था कि अंग्रेज भारत को गुलाम बनाए हुए, हमारे अधिकारों की बात नहीं है, संविधान की बात नहीं है, नीतियों की बात नहीं है, यहाँ लूट खसोट और हमको गुलाम के रूप में ज़िंदगी देने की, ज़िंदगी इसके लिए मजबूरी है। अब वही बात चालू हुई बीच में, बाद में, ख़ास तौर से 1980 के बाद। मैं इसको जोड़ना इसलिए चाहता हूँ कि यहूदी ज़ायनवाद और पैलेस्टीनियन, और दूसरी तरफ से जो आतंकवाद खड़ा किया था, अमेरिका ने खड़ा किया था। मेरे वाक्यों को ख्याल कीजिए, आतंकवाद किसी धर्म के कारण नहीं आया। टेररिज्म जिसको आज बोलते हैं 9/11, किसी धर्म के कारण नहीं हुआ। 9/11 जो हुआ था वो उसके पीछे जो मुजाहिदीन, तालिबान, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, इससे इसमें हुआ है, इसकी पूरी ट्रेनिंग अमेरिका ने करवाई थी। अमेरिका ने पाकिस्तान में कुछ मदरसे खोले, वहाँ मुसलमान नौजवानों का ब्रेन वॉश किया और उसके लिए पैसा $8,000 मिलियन अमेरिका ने खर्चा किया, 7,000 टन हथियार दिया। और इसी के साथ साथ कुछ उन्होंने मॉड्यूल निकाला जिसमें उन्होंने जिहाद, काफिर और ये वो फिल्म आई थी ना जो फ्लॉप हो गई, बात का घूरे वो भी इसी आधार पे बनी हुई है कि भाई मुसलमान नौजवानों को ट्रेनिंग में कहा गया कि भाई तुम अफगानिस्तान से पहले अफगानिस्तान का मामला था, अफगानिस्तान के कम्युनिस्ट रशिया के फौजों ने आए थे स्थानीय लोगों की, जो प्रगतिशील लोगों के साथ खड़े होने के लिए, तो उसके मुकाबले के लिए अमेरिका ने उनको खड़ा किया। अब अमेरिका ने क्यों किया? जो आतंकवाद के आपको प्रश्न मैं बताना चाहता हूँ कि आतंकवाद का कंटिन्यूएशन जो है
पहले वेस्ट एशिया में अल-कायदा वगैरह के रूप में, और अभी पैलेस्टाइन में एक चीज़ जो कनेक्टेड है वो है तेल के कुओं पर कब्जा जमाने की राजनीति। क्या हुआ था, अफगानिस्तान में दो प्रकार की सरकारें थी। एक सरकार वहाँ लैंड रिफॉर्म करना चाहती थी, धीरे धीरे डेमोक्रेसी बनाना चाहती थी, और दूसरी तरफ सामंती ताकतें, फ्यूडल फोर्सेस थे। तो जब प्रगतिशील ताकतें आई, उन्होंने रशियन फौजों को बोला कि आप हमारी मदद करो। रशिया आया, रशिया की फौज आई, और इस मौके पे अमेरिका ने इसका बदला लेने की बात की। और क्योंकि अमेरिका की खुद की फौजें थी, उस समय उनका मनोबल गिरा हुआ था। आप पूछ सकते हो, मैं आगे पीछे जा रहा हूँ, मनोबल क्यों गिरा हुआ था अमेरिका की फौजों का? क्योंकि अमेरिका ने वियतनाम में आक्रमण किया था। और ये वाक़या याद रखिएगा, वियतनाम के लोगों ने अमेरिकन फौज को हरा दिया। वियतनाम के लोगों ने अमेरिका इतनी बड़ी फौज, और अमेरिका के वियतनाम के लोगों ने हरा दिया। तो वहाँ से उन्होंने मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स, मुसलमानों के अंदर जो बहुत फंडामेंटलिस्ट थे, उनको प्रमोट किया, और $8,000 मिलियन 7,000 टन हथियार के माध्यम से उन्होंने अल-कायदा को खड़ा किया। तो वो एक हो गया। और 9/11 अमेरिकन मीडिया ने एक शब्द को लोकप्रिय बनाया, वो शब्द था इस्लामिक टेररिज्म। इसके पहले दुनिया में कभी भी धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ा गया। धर्म एक अलग चीज़ है, आतंकवाद एक राजनीतिक कारणों से होने वाली बात है। आतंकवाद राजनीतिक कारणों से होने वाली बात है। आपको पता होगा अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में आजकल तो निट्टे को सब भूल गए ना, लिबरेशन डायग्राम तमिलनाडु, भानु राजीव गांधी के हत्या, वो क्यों टेररिस्ट बने थे? क्योंकि श्रीलंका के सिंहला लोगों ने, जो बुद्ध धर्म को मानते हैं, उन्होंने तमिल लोगों के अधिकार को स्वीकार करने से मना कर दिया। इसलिए जो सिंहला बुद्धिस्ट, उन्होंने भारत से जो पहले गए थे तमिल लोग, उनके अधिकारों को बिल्कुल मना कर दिया, उनके रास्ते बंद कर दिए। तो उसमें से निट्टे निकला, और निट्टे में से फिर बाद में कोई भानु नाम की लड़की ने राजीव गांधी की हत्या की, क्योंकि भारत ने उस समय इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजा था राजीव गांधी के समय, जिसके जवाब में हुआ। तो आतंकवाद दोस्तों ये जो है, ये समझना जरूरी है कि आज इस्लामोफोबिया, इस्लाम के खिलाफ जो बात की जाती है, उसका मुख्य कारण इस्लाम नहीं है, वो है तेल के कुओं पर कब्जा जमाने के लिए अमेरिका की नीति, जिसके चलते उन्होंने इसको खड़ा किया। अब उसी के आगे चलते हुए अमेरिका ने ये भी देखा, अब तेल के कुओं पर अगर आप जाएँ तो बहुत लंबा उसके कहा कैसे उन्होंने अरब देशों में तेल देखा, अरब के शेख लोगों को उन्होंने कुछ छोटे मोटे लालच देकर तेल पर पूरा अपना मोनोपोली रखा, और उसके आधार पे उन्होंने अपनी सत्ता को, आर्थिक सत्ता, अब ब्रिटिश का क्या था, हमारे ऊपर उन्होंने पूरे गुलामी ला दी। अब यहाँ पूरा गुलाम करने की जरूरत नहीं है, आर्थिक उन्होंने सत्ता ला दी। और यही अमेरिका की जो नीतियाँ हैं, एक साम्राज्यवादी देश के रूप में उन्होंने कितने देशों पर हमला कराया है। कल ही मैं देख रहा था कि ये जो ओबामा था, ओबामा से लेके तो अभी तक का बाइडेन, इन लोगों ने कितने देशों पर हमले करवाए, कितने लोग उसमें मारे गए। जैसे अफगानिस्तान में जब अमेरिका ने हमला किया, 60,000 लोग मारे गए थे। और फिर बाद में उसने इराक में हमला किया। इराक का तो मुझे स्टैटिस्टिक्स मालूम नहीं है, पर इराक की सत्ता पूरी गड़बड़ है। तो आज वापस पैलेस्टाइन पर आने के लिए बाद में हमें देखना चाहिए कि ये जो ज़ायनवाद है, ज़ायनिज़्म है, इसके पीछे एक तो ऐसी इस प्रकार की सोच है जो धर्म के नाम का इस्तेमाल करती है, और दूसरा इसके पीछे वो उद्देश्य है जो तेल के कुओं पर कब्जा जमाने के लिए, इसलिए अमेरिका इनका पूरा अंधा समर्थन कर रहा है, और जो ज़ायनिस्ट लोग हैं वो उसका ये कर रहे हैं। तो यहाँ अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि भारत ने शुरू से पैलेस्टीन का साथ दिया, भारत ने शुरू से पैलेस्टाइन का साथ दिया। महात्मा गांधी ने 1938 में एक लिखा कि पैलेस्टाइन ये अरब देशों, अरब लोगों का, मुसलमानों का उतना ही है, पैलेस्टीनियंस का उतना ही है जैसे फ्रांस फ्रेंच का है, ब्रिटेन इंग्लिश का है। ये महात्मा गांधी 1938 में लिख रहे हैं।
और अभी मैं एक क्लिप देख रहा था जिसमें और तो और अटल बिहारी वाजपेयी, वो जो कविता लिखने वाले प्रधानमंत्री, उनका एक क्लिप है जिसमें बोलते हैं कि इजराइल ने पैलेस्टाइन को खाली करना चाहिए। और खैर वक्त बदलता है, जैसे वो मेजॉरिटी में आ गए तो आज वो एक अंधे तरीके से इजराइल के साथ, जबकि हमारा ज़्यादा संबंध तो अरब देशों से, हमारा व्यापार ज़्यादा कहाँ है अरब देशों से, हमारा मैन पावर यहाँ से कहाँ जाता है काम करने के लिए, अरब देशों में जाता है जहाँ से बहुत बड़ा रेवेन्यू हमारे पास आता है। पर ये पॉलिटिकल रीजन से एक तरफ, आज ही मैं मणिशंकर अय्यर का एक लेख देख रहा था कि हिंदुत्व और ज़ायोनिज़्म में क्या समानता है। ज़ायोनिज़्म ये यहूदी धर्म के नाम पर की जाने वाली राजनीति है और हिंदुत्व ये हिंदू धर्म के नाम पर की जाने वाली राजनीति है। बहुत सारी समानताएं हैं। एक अथॉरिटेरियन लोकतंत्र को नहीं मानते, दूसरा जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको धर्म के आधार पे टारगेट करते हैं, और तीसरा इसके आधार पे ही समाज में जो ह्यूमन राइट्स की कंसेप्ट है उसको पूरी तौर से समाप्त कर देते हैं। तो ये आज जो पैलेस्टाइन में संकट है ये हमारे लिए सोचने की चीज़ है। क्या हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ लोग धर्म के नाम पे अपना पावर बढ़ाएं, धर्म के नाम पे कमज़ोर लोगों पर अत्याचार करें? वो पैलेस्टाइन की बात हो, इंडिया की भी बात देखिए। पैलेस्टाइन में तो हम पूरी तौर से, जैसे मैं कह रहा था कि अभी तक पूरी भारत की विदेश नीति में पैलेस्टाइन का पूरा समर्थन किया था। ये पिछले 15-20 साल की बात है कि इन्होंने इजराइल से कोई टेक्नोलॉजी लेना, कुछ जासूसी के पेगासस आया था, पेगासस जिसके आधार पर उन्होंने बहुत जासूसी कराई थी। ये ऐसी चीज़ों के लिए इजराइल के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, जबकि स्वाभाविक रूप से हम भारत ने जो शुरू की इसकी विदेश नीति थी, गांधी से लेकर नेहरू तक और उसके बाद इवन अटल बिहारी वाजपेयी तक, हम मानते थे कि पैलेस्टाइन पूरी तौर से पैलेस्टीनियंस का है और ये जो इजराइल बनाया गया है ये आर्टिफिशियल तरीके से राजनीतिक कारणों से बनाया गया है। उनका वहाँ नैतिक अधिकार नहीं है। जैसे मैंने बताया जूश नेशनल फंड बना, जूश नेशनल फंड के बनते हुए दुनिया भर के यहूदी वहाँ आए, उन्होंने वहाँ अपना रहना चालू किया और वापस उस जमीन को अरब ये स्थानीय लोगों को बेचने से मना कर दिया। तो आज संकट बहुत गहरा है, क्योंकि इस प्रकार की ताकतें जब एक प्रकार से, जैसे मैंने बताया, गाजा में तेल का बहुत बड़ा भंडार है, उस पर भी इनकी नज़र है और उसके आधार पे यूनाइटेड नेशंस जो एक दुनिया का नैतिक शक्ति होना चाहिए, जिसके आधार पर दुनिया की राजनीति चलना चाहिए, उस राजनीति को भी, उस नैतिक शक्ति को भी ये पूरी तरह से मानने से इनकार करते हैं। तो मैं ये अपील करूँगा कि आज एक तो हम कोशिश करें कि जिस प्रकार से अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूरोप के कई देशों में बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं पैलेस्टीनियन लोगों के समर्थन में, पैलेस्टीनियन के बच्चों के समर्थन में, तो दूसरा ये होना चाहिए एक तो इस प्रकार का समर्थन, इसलिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ, तारीफ करता हूँ कम्युनिस्ट पार्टी की, जो लगातार इन प्रदर्शनों में आगे रहे। दूसरा, हम ये भी कोशिश करें कि आर्थिक रूप से जो पीड़ित हैं, विक्टिम हैं पैलेस्टीन के, उसके लिए भी कोई अगर हम सपोर्ट कर सकें तो वो अच्छा होगा। क्योंकि भारत ने बताने के लिए एक ट्रक सामग्री भेजी, एक ट्रक सामग्री, आप बताइए इतने 3 महीने से लोगों के पास पानी नहीं है, खाना नहीं है, दवा नहीं है, कपड़े नहीं है, उसके लिए एक ट्रक सामग्री से क्या होगा? तो एक प्रकार से दबाव लाना चाहिए कि इनको मानवता की भी सहायता ज़्यादा दी जानी चाहिए, और हम आपस में भी जो भी सामाजिक संगठन है इसके लिए एक अपील जारी करें। अभी कई पिटीशंस चल रही है, पिटीशंस मतलब आजकल तो इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ऑनलाइन पे बहुत कुछ होता है, ऑनलाइन में पिटीशंस चल रही है पैलेस्टीनियन लोगों के समर्थन में। आप उसको लोकेट कीजिए, समर्थन कीजिए, जितने ज़्यादा लोगों का उसमें समर्थन आएगा उतना एक नैतिक दबाव दूसरे लोगों पर बन सकता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं ये भी सोचने की ज़रूरत है। हम एक व्यक्ति के रूप में, संगठन के रूप में, और हमारे जो बाकी चीज़ें हैं उनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं ये सोचने की ज़रूरत है। दूसरे लोगों का, पहली बात
सच्चाई पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई दो धर्मों की लड़ाई नहीं है, ये यहूदी धर्म और इस्लाम की लड़ाई नहीं है, केवल मुसलमानों का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम मानवता का है। नंबर 2, ये एक राजनीतिक मामला है और इसके पीछे आर्थिक कारण छुपे हुए हैं। ये 3 चीज़ों को हमको लोगों तक ले जाने की ज़रूरत है। और मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा जानकारी दे दूं, इसमें बहुत अच्छे वीडियो आए हैं, बहुत अच्छे वीडियो आए हैं। एक तो अशोक कुमार पांडे का द क्रेडिबल हिस्ट्री नाम का चैनल है, उसमें बहुत अच्छे वीडियो आए हैं। ध्रुव राठी का मैंने देखा नहीं, जनरली तो अच्छे वीडियो बनाता है, कितना नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है मुझे पता नहीं है। और एक आखिर में मेरा भी जोड़ के तो एक मैंने वीडियो बनाया है मेरे चैनल पर, वो है जिसमें मैंने पैलेस्टाइन का पूरा इतिहास, इसमें कुछ आर्टिकल्स भी हैं, वो आप पढ़िए, उसको लोगों तक सर्कुलेट कीजिए। क्योंकि देखिए, राजनीति को जो आधार देते हैं वो है विचार। विचारों के बगैर राजनीति नहीं चलती। सही विचारों को लोगों तक ले जाना ये कम से कम काम है जो हम जैसे लोग कर सकते हैं। हम बड़ा काम नहीं कर सकते तो कम से कम लोकेट करें, पिटिशंस को साइन करें, आर्थिक रूप से मदद करें, और इसमें जो अच्छा मटीरियल है, यूट्यूब वीडियोस, अच्छे आर्टिकल, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।